वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं ब्लू लॉक के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5। तब का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एनीवेज, एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि काफी सारे मैचेस हो चुके हैं। बेसिकली केवल एक मैच बचा है जो कि है टीम ए वर्सेस टीम सी का, और उसमें कौन कौन है ये भी हमको बहुत ज्यादा खास तरीके से नहीं बताया गया होता है। हमको ये बताया जाता है कि इसागी के अलावा अभी तक केवल 12 ओवर बाचरा ने स्कोर किया है। पर हमको मेन बात जो बताई जा रही थी वो ये थी कि ए वर्सेस सी के मैच में जो हमारे रिन और शीडो थे वो आपस में ही लड़ भिड़ रहे होते हैं, और फाइनली लास्ट गोल होने के बाद शीडो और रिन एक्चुअली में फिजिकल लड़ाई करने लगते हैं और शीडो एक लात मारता है रिन के मुंह पे, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिसके कारण से जिनपाची ईगो जो कि टेलीविजन से सब चीज के ऊपर सुपरविजन कर रहा था उसको शॉक देना पड़ता है शीडो को, ताकि भाई वो चिल आउट कर सके। इसके बाद जिनपाची ईगो बोलता है कि वो 6 घंटों में सारा लाइनअप अनाउंस करेगा, और फिर हमको एक शॉट दिखाया जाता है बाचरा, रिन और इसागी का, और इसी के साथ 4 ट्राई आउट्स खत्म हो जाते हैं अंडर 20 वाले मैच के लिए। फिर आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हमको जिनपाची ईगो दिखाया जाता है जो कि अपने टैबलेट में सारे प्लेट्स को सिलेक्ट कर रहा होता है। वो बोलता है कि अगर बहुत सारे कुक होते हैं तो खाना खराब हो जाता है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा था कि अगर उसको ये मैच जीतना है तो उसको कुछ टैलेंटेड लोग पीछे छोड़ने होंगे। बहुत सारे टैलेंटेड लोग एक ही जगह पे एक खिचड़ी की पिचड़ी बना देते हैं। तभी उसके पास एक कॉल आता है JFU से, जो कि क्या होता है वो हमको बाद में बताया जाएगा। फिर वापस सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है कि केवल 30 सेकंड बचे होते हैं सिलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होने में। इसके बाद हमको दिखाया जाता है उस रूम में जहाँ पे सारे लोग गैदर्ड होते हैं, और जैसे मैंने बताया क्योंकि केवल 30 सेकंड बचे होते हैं तो इसागी सोच रहा होता है कि वो सेलेक्ट होगा कि नहीं। फिर हमको बताया जाता है कि बाशिरा, रियो, बारो, इसागी यही 4 लोग हैं जो लोग गोल करने में कामयाब हो पाए थे। एनीवेज, टाइम खत्म होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि शीडो कहाँ पे है, जिसमें हमको बोला जाता है कि क्या बता वो करेक्शन रूम में हो। फिर आता है ईगो सबके सामने। ईगो दूसरी बारी उनके सामने फ्लैश में आया होता है, पहली बार जब एक बार ट्रायल स्टार्ट हुआ था, यानी कि सबसे पहले सीजन 1 के एपिसोड 1 में, और उसके बाद अभी जाके सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 में। एनीवेज, उसके बाद ईगो बताता है कि ये टीम बनाई कैसे गई है। ईगो बताता है कि ये टीम ऑल आउट रिन के अटैकिंग पैटर्न के ऊपर बनाई गई है, जिसका एवरेज गोल पर मैच 2.5 है। वो इस टीम की रीढ़ की हड्डी बैकबोन है, और सब कुछ उसी के हिसाब से होगा। बेसिकली जो बचे हुए 10 प्लेयर हैं वो रिन को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाएंगे, और इनका फॉर्मेशन भी बुलेट की तरह ही है। फिर उसके बाद हमारा गोलकीपर अनाउंस किया जाता है, और हमारा गोलकीपर कोई और नहीं बल्कि होता है गागामारू, क्योंकि गागामारू की रिएक्शन स्पीड बहुत ही ज्यादा कमाल की है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है। इसके अलावा उसकी पूरी बॉडी कंप्लीटली स्प्रिंग की तरह एक जगह से दूसरी जगह कूद भी सकती है। उसका फिजिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा कमाल का है, इसीलिए उसको गोलकीपर सेलेक्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हुए हमको 2 सेंटर बैक के बारे में बताया जाता है। हमारे 2 सेंटर बैक होते हैं आरयू और निको। आरयू क्योंकि उसका रीच एडवांटेज सबसे बहुत ज्यादा है, जहाँ पे वो कूदता भी बहुत अच्छा है, उसके लिम्स भी बहुत लंबे हैं। इसके अलावा निको जो कि बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सकता है, डिस्टेंस वगैरह, इसीलिए वो भी सेंटर बैक होता है। बाकी साइड बैक के लिए चिगरी और बाचिरा को चुना जाता है, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा स्पीडी हैं और वो अकेले ही बॉल को आगे पुश कर सकते हैं। दोनों मिडफील्डर जो कि डिफेंसिव मिडफील्डर होगा, यानी कि करासु को मिडफील्डर रखा जाता है, क्योंकि वो सारे आगे और पीछे के लोगों को कनेक्ट करेगा, क्योंकि वो बॉल को अपने पास रखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एनीवेज, अटैकर्स में लेफ्ट विंग और राइट विंग के लिए यूकिमिया और ओतोया को रखा जाता है। ओतोया जिसकी स्किल निंजा जैसी है और वो सबके आगे पीछे निकल सकता है, और यूकिमिया जो कि 1-on-1 का मास्टर है। इसके अलावा ऑफेंसिव मिडफील्डर के लिए होता है हमारा नागी, क्योंकि उसका जो बॉल कंट्रोल है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, और उसकी स्कोरिंग एबिलिटी और वो जिस तरीके से जादुई गोल निकालता है वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। फिर वंस अगेन हमको याद दिलाया जाता है कि जो भी पूरा फॉर्मेशन है वो सब कुछ रिन के अकॉर्डिंग ही है, एक ऑल आउट अटैक फॉर्मेशन जो कि रिन के अगल बगल बना है। पर हमें ऐसा एक प्लेयर चाहिए जो कि रिन की शैडो बन सके, जो कि रिन का कम से कम इक्वल बन सके और मूवमेंट आने पे उसको डिवावर भी कर सके, और इसी के लिए वहाँ पे चुना गया है इसागी योइची। अपना नाम सुनने के बाद इसागी स्तब्ध हो जाता है, खुश भी और स्तब्ध भी क्यों ही ना हो, आखिर फाइनली उसने भी ब्लू लॉक 11 में जगह बना ली है। पर फिर सीन कट होता है बाकी लोगों की तरफ। हमको दिखाए जाते हैं कि कैसे जैसे रेव हो गए या फिर बारो हो गए, ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से होते हैं क्योंकि ये लोग ब्लू लॉक 11 में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। फिर यूकिमिया पूछता है कि शीडो कहाँ गया है, जिस पे जिनपाची ईगो बताता है कि बेसिकली जो इतोशी साई है उसने कहा था कि मैं तब तक गेम नहीं खेलूंगा जब तक उसको उसकी एक मर्जी का प्लेयर नहीं मिल जाता, और उसकी मर्जी का वो प्लेयर कोई और नहीं बल्कि शीडो है। पहले ईगो का प्लान ये था कि रिन और शीडो को आपस में इंटरचेंज करते रहेंगे ताकि शीडो भी अपना कमाल धमाल दिखा सके, पर शीडो ने कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं दिखाया था किसी के साथ, और अब उसको लेके जा चुका था इतोशी साई भी। अभी हमको सीन दिखाया जाता है शीडो और इतोशी साई का। भाई इसको कुत्ते के मजल में बांध के रखे हैं, सामने 2 कैमरा है,
लोहे की दीवारें हैं। I mean, कोई सुपर पावर वाला शो नहीं है, जस्ट टू रिमाइंड कि एक फुटबॉल प्लेयर। फिर वापस सीन कट होता है और ईगो वंस अगेन स्पीच दे रहा होता है कि कैसे तुम लोग यहाँ पे हार नहीं सकते हो लोरी। जिस पे रीन कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि हम इतना दूर हार के आए हैं। जिसपे बाचिरा और इसागी लोग भी यही सब बातें कह रहे होते हैं कि हम लोग भी तो जीतने ही आए थे, तुम्हें ये ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है कि हम हार सकते हैं, कि हम जीत सकते हैं। फिर जापान फेडरेशन हमको दिखाया जाता है जहाँ पे इतोशी साई खड़ा होता है उनके मैनेजर के साथ और बाकी सारे अंडर 20 के प्लेयर बैठे होते हैं। सब लोग इतोशी को देख के बहुत ही ज्यादा स्तब्ध होते हैं, लेकिन जो शेंडो करके एक बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मुझे इस नल्ले बेरोजगार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर थोड़ी सी तू मैं भी होने लगती है इतोशी और सेंडो के बीच में। बेसिकली सेंडो कह रहा होता है कि तुम होगे बहुत बढ़िया प्लेयर पर तुम अकेडमी लेवल के प्लेयर और मैं तो प्रोफेशनल फुटबॉल खेलता हूँ। इस पे इतोशी कहता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा जापान की किसी अच्छी टीम में थोड़ा सा पैसा कमा लोगे, एक सुंदर सी वाइफ रख लोगे, इससे ज्यादा तुम क्या ही कर लोगे। जिस बात को सुन के सेंडो थोड़ा सा फ्लस्टर तो होने लगता है, पर वो उसको दिखाने के लिए बोलने लगता है कि नहीं मुझे भी दुनिया का बेस्ट बनना है। जिस पे इतोशी कहता है कि अरे हट यार, मुझे पता है कि मैं ही हूँ जिसको दुनिया का बेस्ट बनना है। पर इससे पहले कुछ और हो पाए, शीडो उसके ऊपर कूद पड़ता है और उसको मारने लगता है। उसके बाद शीडो चिल्ला के कहता है कि मेरा पहला गोल होने वाला है अंडर 20 में। बेसिकली वो सेंडो को लतियाने वाला होता है, पर उसी बीच में आ जाता है एक बंदा और ये वही बंदा होता है जो हमको इस सीजन के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। ये बंदा होता है ओलिवर आइकू, जो कि जापान की अंडर 20 टीम का कैप्टन होता है, जो कि इनकी टीम की डिफेंसिव फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होता है। फिर सीन कट होता है और हमको इसागी लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि इसी के बारे में पढ़ रहे होते हैं एक टैबलेट से। बेसिकली इसागी बाचिरा और उनके बाकी दोस्त बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनको हराना है इस डिफेंसिव फॉर्मेशन वाली टीम को। जिस पे बाचिरा कहता है कि हमको बस इतना करना है कि हमको इससे स्मैश थ्रू करना है। चिगरी भी इस बात से एग्री कर रहा होता है, पर वो कह रहा होता है कि ये बात लगातार बोलने से सच तो नहीं हो जाएगी। एनीवेज फिर ब्रेक टाइम अनाउंस होता है और इसागी जाने लगता है हॉल की तरफ खाना खाने के लिए। वो सोच रहा होता है कि कैसे अगर इनको ब्रेक थ्रू करना है तो उसके लिए इसागी के पास उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ तो नहीं है। फिर वो देखता है कि एक ट्रेनिंग रूम खुला होता है और उस रूम में कोई और नहीं बल्कि होता है रिन, जो कि अभी भी लेग प्रेसेस कर रहा होता है। उसको देखने के बाद इसागी बोलता है कि भाई तुम इतना मत करो, तुम अगर इंजर्ड हो गए तो पूरे ब्लू लॉक की टीम चिकटैया हो जाएगी। जिस पे रिन बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब वो बस उसी लेवल तक का था। अगर आज उसको अपने भाई से डील करना है तो फिर उसको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोनों में बातचीत होती है। उसके बाद पानी पकड़ा के इसागी वहाँ से जाने लगता है। फिर इसागी सोचता है कि कभी भी उसने रिन को ऐसी सिचुएशन में नहीं देखा है। वो ये मैच जीतना चाहता था, वो भी रिन के साथ। फिर हमको एक टीम मीटिंग में लेके जाया जाता है जहाँ पे हमारा जनपाची ईगो ले रहा होता है इन सबकी टीम मीटिंग। वो इन सबको बताने वाला होता है कमाल की बात। उसके पहले वो बोलता है कि हम लोगों ने जो ट्रेनिंग कराई है उससे तुम्हारी फिजिकल पावर्स तो बढ़ी गई है, पर अगर तुम्हें अपने मेंटल पावर को जगाना है, तुम्हें अपनी मेंटालिटी को आगे बढ़ाना है, तो तुमको फ्लो स्टेट के बारे में जानना होगा। उसके लिए वो एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता है। वो एग्जांपल ये देता है कि लेट्स से कि तुम्हारा कैरेक्टर लेवल 20 का है और अगर तुम किसी लेवल 1 के रैबिट से लड़ने जाओगे तो तुम बोर हो जाओगे, पर अगर तुम किसी लेवल 50 के बॉस से लड़ने जाओगे तो तुम बहुत ज्यादा एंजाइटी में चले जाओगे। तो ये जो फ्लो स्टेट है वो इसी बोर्डम और एंजाइटी के बीच में एग्जिस्ट करता है। वो बोलता है कि तुम्हें अपने हर एक प्ले में, हर एक गोल में खुद को कम्प्लीटली इमर्स करना होगा, पर ये बात कहनी जितनी आसान है उतनी ज्यादा करना मुश्किल भी है। वो बताता है कि अगर तुम एक बार फ्लो स्टेट में चले गए तो तुम्हें टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, पर आजकल के लोग जो कि फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उसी में कम्प्लीटली खो जाते हैं, वो कभी भी फ्लो स्टेट अचीव नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी भी चीज में इतना कम्प्लीटली खो नहीं पा रहे हैं। आई मीन बेसिकली उसने हम सभी को कुछ ना कुछ बोल ही दिया। एनीवेज मूविंग ऑन, फिर इसागी भी अपने गोल के बारे में सोचने लगता है। इसागी सोचता है कि कैसे उसने भी जो अपने लास्ट वाले अच्छे गोल किए थे उसमें वो कम्प्लीटली इमर्स हो गया था और जब भी वो बहुत कमाल का प्ले करता है तो फिर वो अपने गेम में कम्प्लीटली खो जाता है और तभी वो फ्लो स्टेट अचीव कर पाता है। फिर आगे ईगो बताता है कि अगर तुम अंडर 20 वाले मैच को एंजाइटी में लोगे या फिर बोर्डम में लोगे तो तुम कभी भी फ्लो स्टेट को नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम्हें फ्लो स्टेट में पहुंचना है तो तुम्हें उसके बीच में स्ट्राइक करना होगा। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।